औरंगज़ेब की समस्या ये थी कि उसने पूरे एम्पायर को इस्लाम के मुताबिक चलाने की कोशिश की कि औरंगज़ेब ने देश के कुछ बड़े मंदिरों को बड़े बड़े दान दिए हैं। उसमें असम के मंदिर भी हैं, उधर आपका इधर एमपी के बड़े मंदिर भी हैं, यूपी के मंदिर भी हैं। जो इंडियन आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अगर आप इस पर गौर से देखें तो ये आर्मी, इंडियन आर्मी की जो अवधारणा है वो शाहजहाँ के वक्त से बनना शुरू हुई। औरंगज़ेब को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। डोमेन में, पूरे इंडियन डोमेन में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। तो पहली जो बड़ी चुनौती आई औरंगज़ेब के पास, वो शिवाजी की तरफ से आई कि होली तो मनाएं लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो एक डिस्टर्बेंस की शक्ल पे कि बाहर सार्वजनिक रूप से होली मनाने से बचें टाइप का एक इंस्ट्रक्शन है उसका। एक 400 साढ़े 400 साल पहले एक शख्स चला गया है, शिवाजी थे, औरंगज़ेब थे, एक किरदार, एक शख्सियत उस दौर की, उस पर अभी क्यों लड़ना। कई ऐसे फरमान निकाल के लाए जा रहे हैं औरंगज़ेब के, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये फला आदमी ने ये वाली बात कही थी। तो वो कई सारे भ्रामक फरमान हैं, कई सारे फर्जी फरमान हैं। राष्ट्रवाद नहीं, भारतवाद। अगर भारतवादी हैं तो आप पूरी संस्कृति को एक साथ लेके चलेंगे, सब भाइयों को साथ साथ लेके चलेंगे, लड़ेंगे नहीं। औरंगज़ेब मसीहा था, उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और औरंगज़ेब ही वो शख्स है जिसकी वजह से भारत का आज वजूद है। ये एक बयान बताया। अब एक और बयान का जिक्र करते हैं। औरंगज़ेब, वो औरंगज़ेब जिसने अपने सगे भाई का कत्ल करके, उसका सिर कलम करके, तश्तरी में सजाकर अपने पिता शाहजहां को भेंट करने की हिमाकत की। ज़रा अंदाज़ा लगाइए उससे क्रूर शासक और कौन होगा जिसने हिंदुओं का कत्ल किया, ताबड़तोड़ मंदिर तोड़े। मगर ये दो बयान है। असल में औरंगज़ेब कौन था, ये सवाल लगातार चर्चा में है, क्योंकि बयान तो सियासी गलियारों में कई तैरते रहते हैं और बयान हमें सुनने को भी मिलते हैं और हम समझ नहीं पाते अक्सर कि असल में एक किरदार कौन था। और उसी किरदार औरंगज़ेब के बारे में आज आपको हम सच बताने वाले हैं कि आखिर में औरंगज़ेब था कौन। मेरे साथ अफसर अहमद जी मौजूद हैं, जाने माने लेखक हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के करीब 20 से ज़्यादा साल सिर्फ इस बात की रिसर्च की कि आखिर औरंगज़ेब है कौन, और उसका निचोड़ आपके सामने है। मेरे हाथ में एक किताब है, औरंगज़ेब नायक या खलनायक, इसके लेखक हैं। इसके 3 खंड आ चुके हैं और 3 और आने वाले हैं जी। यानी कि 6 खंड की रिसर्च है औरंगज़ेब के ऊपर। एक एक करके सवाल करते हुए मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि औरंगज़ेब को हम 2 नज़रिए से देखा। सियासी नेताओं के बयान अपनी जगह, किताबों में जो दिखाया गया वो अपनी जगह, मगर अगर औरंगज़ेब की बात करें हम, तो क्या औरंगज़ेब वाकई मसीहा था? आपने औरंगज़ेब को किस नज़र से देखा? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला काम एज ए ऑथर जो मैंने तय किया वो ये कि मैं किसी भी तरह से चीज़ों को डिसाइड नहीं करूँगा। मेरा काम लिखने का है, मेरा काम जनता के सामने चीज़ों को रखने का है, पर मेरा काम ये तय करने का नहीं है कि मैं ये साबित करूँ कि ये विलेन था या ये हीरो था। इसकी एक वजह है। वजह ये है कि जो हमारा हिस्ट्री में जो भी लेखन हुआ है, जब भी हम बायस्ड होकर लेखन करते हैं या हम सोचते हैं कि फला आदमी इस तरह से था, इवन वो हीरो था या विलेन था, तो हमारे काम पर असर पड़ता है। मेरा ये कहना है कि जितना भी मैंने लिखा, जितना भी मैंने रिसर्च की, वो एक ही फैक्ट पे काम किया कि क्या उसका तथ्य मौजूद है या नहीं। अगर तथ्य मौजूद है तो उसने मंदिर तोड़े, हाँ तोड़े हैं, इसका तथ्य मौजूद है। तो अगर मैं ये अपना लिखूंगा तो ये लिस्ट बाकायदा मैंने मेंशन की और आने वाली बुक सीरीज में बाकायदा इसका जिक्र है कि उसने सैकड़ों मंदिर तोड़वाए। इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, पर इसमें भी कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि उसने बहुत से मंदिरों को लैंड ग्रांट दी है, ज़मीनें दान की, उनके खर्चे के लिए पैसा दिया, और देश के बड़े बड़े मंदिर इस लिस्ट में शामिल हैं। तो मेरा यह कहना है कि इसको इसी तरह से लेना चाहिए कि जो फैक्ट है वही रखा जाना चाहिए, क्योंकि रीडर को मैं अपनी राय से भ्रमित नहीं करना चाहता कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि रिसर्च क्या कहती है, बुक्स, पुराने रेफरेंस क्या कहते हैं। जो किताब आलमगीरनामा में लिखा गया है, चाहे वो बाद में जदुनाथ सरकार ने 5 वॉल्यूम में लिखा हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब, उसमें रिकॉर्ड अवेलेबल है। आलमगीरनामा उस वक्त का है, मुत्सईद खान ने लिखा। उसके बाद खफी खान आए, खफी खान ने पूरा एंटायर जो है औरंगज़ेब पर पूरा लिखा। इसे हम मुंतखाबुल लुबाब कहते हैं। तो मुंतखाबुल लुबाब उस दौर की लिखी गई किताब है जिसके बारे में उन्होंने बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से औरंगज़ेब के बारे में लिखा। और उसी वक्त में बर्नियर ने लिखा और उसी वक्त में निकोलो मनुच्ची ने लिखा।
कई वॉल्यूम में। तो मेरा ये कहना है कि ये वो राइटर हैं जिन राइटरों ने उस बेस पर, उस आधार पर उस दौर की चीज़ों को मेंशन किया। तो मैं आपसे फिर वो एक चीज़ फिर वही कहूँगा कि जो भी मैंने कहा वो तथ्यों पर कहा। तो ये 3 वॉल्यूम जो मेरे पब्लिश हुए हैं वो सिर्फ इसी बात पर हैं कि फैक्ट क्या है, और मैंने एक्चुअली फैक्ट चेक किए हैं। जैसे आपने अभी बातचीत में जिक्र किया कि क्या उसने अपने भाई का सर काटा था, इसका मैंने फैक्ट चेक किया। काटा था कि नहीं काटा था। हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहते हैं कि उसने अपने भाई को मरवाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उस रात क्या हुआ था, किस तरह से दारा को खींच कर ले जाया गया था और उसका कत्ल किया गया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसे हाथी पर रखकर घुमाया गया था, उसकी लाश को एक बार दिन में जिंदा घुमाया गया, इसी दिल्ली के सर्कल में जाम मस्जिद के पास एक बार दिन में जिंदा घुमाया गया, और उसी वक्त शाम को 7 से 8 बजे के आसपास उसे कत्ल करने के बाद मुर्दा हौद में घुमाया गया। ये फैक्ट है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उसका कत्ल करके उसका सर तस्तरी में रखा गया, तो जितना मैंने फैक्ट चेक किया है तो मुझे इसमें आधार नजर नहीं आता। एक्चुअली ये थ्योरी जो है वो निकोलो मनुच्ची की है। निकोलो मनुच्ची दरबार का हिस्सा नहीं था। निकोलो मनुच्ची एक कहते हैं ना कि आप किसी डोमेन या किसी एरिया में रह रहे हैं तो आप उस एरिया के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो तो आपके पास एक्सेस नहीं है। आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि उसने सर काटा? तो निकोलो मनुच्ची ने बहुत से ऐसी बातें कही हैं हिस्ट्री में जिसका एविडेंस नहीं है। जैसे उसने ये भी कहा है कि उसी रात को वो सर काट के ये आगरा के किले में शाहजहां बंद था और वहीं तस्तरी में सजा के उसको दिखाया गया कि देखिए ये आपका दारा का सर है। अब सवाल ये है कि जब सारे हिस्टोरियन इस बात पर एक मत हैं कि एक ही दिन में उसे मारकर शाम को हाथी पर घुमाया गया, तो क्या इतनी स्पीड से कोई आदमी जा सकता था कि एक ही दिन में वो दिल्ली से आगरा आता और आगरा से वापस एक ही दिन में चला जाता और वो दिखाने के बाद वापस वो हौद पे घुमाता? ये तथ्य सही नहीं बैठता। इसको मैंने जब फैक्ट चेक किया तो मैंने खफी खान के रिकॉर्ड को निकाला, मैंने आलमगीर नामा को निकाला। उसके बाद जब हम जदुना सरकार पे आते हैं तो जदुना सरकार ने इसे कहीं भी क्लैरिटी में नहीं कहा है। उन्होंने रेफरेंस दिया है कि ये एक तथ्य ये भी है, लेकिन उसको लेकर उन्होंने भी क्लैरिटी में नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ ये। तो मेरा ये कहना है कि कुछ बातें उड़ाई गई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो तथ्यों की रोशनी में बड़ा हास्यास्पद नजर आती हैं और उनका कोई आधार नहीं है। हाँ, लेकिन दारा का कत्ल औरंगजेब ने कराया, ये फैक्ट है। और रात को उसको खींच कर ले जाया गया, जहां वो कैद था वहां से खींच कर ले जाया गया और उसे हौद में बकायदा, जब वो मार दिया गया तो उसे हौद में बकायदा घुमाया गया। ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो भाइयों के बीच की एक दुश्मनी थी जो लंबी चली। युद्ध के बाद वो ये सेटल करना चाहता था कि किसी भी तरह का एक आधार ये ना रहे कि दो कंटेंडर हैं। तो ये आप इसे ये सत्ता की लड़ाई कह सकते हैं, ये पावर स्ट्रगल था। पावर स्ट्रगल में एक को जीतना था, ये आप कह सकते हैं। दारा का आपने जिक्र किया, पहला खंड में आपका देख रहा था, अनुक्रम में आपने जिक्र किया दारा के 40 भूत। क्या है ये 40? असल में बात ये थी कि शाहजहां को सबसे ज़्यादा जो अपना पसंद था बेटा, वो बड़ा बेटा दारा था। तो दारा शिको एक तरह से दूसरे राजा की स्थिति थी। एक छोटी सोने की कुर्सी थी जो बादशाह शाहजहां के ठीक बगल में लगाई जाती थी और उस पर आपका दारा शिको बैठता था। तो आज से आप ये इस स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरुआती दौर से ये लगभग तय हो गया था कि बादशाह शाहजहां अपने बाद दारा शिको को गद्दी सौंपेगा। ये बाकी तीनों भाइयों को स्वीकार नहीं था, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो मुराद हो, या शाह शुजा हो, इन तीनों को ये स्वीकार नहीं था। तो ये जो टसल थी ना शुरुआती दिनों की, वो आपने दारा के 40 भूत का जिक्र किया। असल में बात ये थी कि कंधार के किला था, कंधार का जो किला था ये 1650s के थोड़ा सा आगे का वक्त है। तो कंधार के किले पर बेसिकली कब्जा करने की लड़ाई चल रही थी। कंधार का किला एक वक्त में कभी वो इंडिया के बादशाह के पास आ जाता था, कभी वो पर्शियन राजा के पास चला जाता था। तो इन दोनों के बीच का टसल था ये। एक कंधार, अफगानिस्तान में जो कंधार का एरिया था वो बहुत मजबूत किला माना जाता था, तो उसे पर्शियन किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या होता था कि मुगल एक डिप्लोमेसी या कूटनीति या थोड़ा सा जैसे कहते हैं कुछ अपनी चालें चल के उस पर कब्जा कर लेते थे। वहाँ का अगर जो वहाँ का सरदार था उसको उसने वहाँ धोखा दे दिया अपने पर्शियन राजा को और वो यहाँ मिल गया
और वो किला कब्जे में आ गया। हुआ ये कि जैसे ही पर्शियन बादशाह ने उस किले पर दोबारा कब्जा किया, तो ये बात जो है मुगल एम्पायर में शाहजहां को बहुत खटकी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये एरिया हमने छोड़ दिया तो फिर काबुल और जो कंधार का इलाका है, कंधार के बाद काबुल जो है, ये पूरा इलाके जो है खतरे में आ जाएंगे। इधर पाकिस्तान अब जो वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है, ये सारे के सारे एरिया खतरे में आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, पूरी फोर्स वहां पे भेजी। तो शुरू में औरंगजेब वहां पर 6 महीने लगा रहा। औरंगजेब ने बहुत कोशिश की, पर क्योंकि शाहजहां पूरी तरह से कंट्रोल करता था पूरे सिस्टम को, तो औरंगजेब को कभी खुली छूट नहीं मिली कंधार पे हमला करने की। तो औरंगजेब ने कई बार कोशिश की, तो 3-4 महीने तक लगातार कोशिशें करने के बाद भी औरंगजेब उस किले पर कब्जा नहीं कर पाया। शाहजहां ने इसकी नाराजगी के बाद औरंगजेब को वापस बुलाया और फिर उसके बाद दारा शिकोह को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो कंधार का किला जीत ले। तो उस वक्त दारा शिकोह को बहुत पैसा दिया गया, बहुत बड़ी बड़ी तोपें दी गई और एक बहुत बड़ा सैन्य दल दिया गया जो वहां जाकर कंधार के किले को जीतने के लिए। तो उस वक्त क्या किया दारा शिकोह ने, क्या किया कि दारा शिकोह असल में इंटेलेक्चुअल था, बहुत टैलेंटेड था, पर बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल नहीं था जिस तरह से औरंगजेब था। तो वो उस मिलिट्री टैक्टिक्स के बजाय वो दूसरे तरीके इस्तेमाल करता था। जैसे एक साधु आया उसके पास और उसने बोला कि मेरे बस में 40 भूत हैं, ये बिल्कुल फैक्ट घटना है, मेरे बस में 40 भूत हैं और अगर मैं इन 40 भूतों को छोड़ दूंगा तो मैं कंधार पर कब्जा कर लूंगा। तो जब दारा ने पूरे कंधार का कब्जा लगाया, मतलब घेरा डाला, तो वो बाहर टेंट में था। तो उसने कहा साधु से, ठीक है अब कार्रवाई करो। तो वो साधु ने कहा ठीक है, मैं अभी कल ही आपको ये पूरा किला मिल जाएगा। वो साधु गया और वहाँ जाकर वो किले की बाउंड्री पर जाकर वहीं पास में जाके खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा। तो वहाँ जो पर्शियन सेना थी उसने ये सब देखा, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ऐसा अकेला आदमी में ऐसा कैसा साहस आ गया कि यहाँ चल के सामने खड़ा हो गया। तो वो उसको अंदर पकड़ लाए और उससे बोला कि तुम यहाँ क्यों आए। तो उसने कहा कि मैं आपके यहाँ के जो जनरल है उससे मिलना चाहता हूँ, किलेदार से। तो उन्होंने उससे मुलाकात कराई। उन्होंने कहा आपका आने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये किला छोड़ना पड़ेगा, ये मैं भूतों का स्वामी हूँ। तो उस बात पर उन्हें बड़ी हंसी आई। तो उन्होंने उसका पूरा का पूरा वहाँ एक तरह से पूरा उसे चक्कर लगवाया, वहाँ पे बड़ा मजाक उड़ा उसका और किले से उसको वहीं से पटक दिया। तो ये पूरी कहानी ये है कि दारा शिकोह इस तरह के काम करता था। दारा शिकोह एक अच्छा बेहतरीन इंटेलेक्चुअल आदमी था, लेकिन साथ साथ वो मतलब अंधविश्वासी भी था और ऐसी चीज़ों में भी यकीन रखता था। तो किला जीतने के लिए उसने वो शॉर्टकट ये अपनाया कि अगर कोई भूत या ऐसा कोई आदमी आ जाए तो टोना टोटका करके मैं जीत जाऊंगा। और ये इससे बड़ा मजाक उड़ा उसका। और ये भी मालूम पड़ता है कि वॉर जैसी चीज ऐसी कल्पनाओं से जीती नहीं जाती। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर उसे ये पूरी सल्तनत मिलती तो इस सल्तनत का हाल क्या होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग चर्चा करते हैं लेकिन रिकॉर्ड तो यही कहता है। दारा शिकोह का ये रिकॉर्ड हैरान करता है कि जीतने के लिए उसे भूतों का सहारा लेना पड़ा। वाकई में। फिलहाल औरंगजेब पे वापस आते हैं। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब इन दिनों सियासत का बिल्कुल एकदम सेंटर में है। औरंगजेब, चाहे हम संसद की बात करें, संसद के बाहर बयानों की बात करें, और घूम फिर कर एक बात आती है औरंगजेब और मुसलमानों का कनेक्शन निकाला जाता है। आपने जिक्र किया औरंगजेब तुम मुसलमान नहीं हो जी, ऐसा क्यों लिखा आपने? असल में बात ये थी कि शाहजहां से लगातार जब ये इस समय वॉइसरॉय, जैसे एक वॉइसरॉय टाइप का अपॉइंट होते थे, जैसे सूबेदार टाइप का, इस प्रांत का सूबेदार, उस प्रांत का सूबेदार। तो जब औरंगजेब बादशाह नहीं था और शाहजहां पावर में था, तो वो क्या करते थे, जैसे दक्कन का, उसे दक्कन मतलब साउथ का जितना एरिया था उसका सूबेदार औरंगजेब को बनाया हुआ था। तो औरंगजेब की एक कंप्लेन उसके पास गई कि औरंगजेब ने कुछ गिफ्ट लिए हैं, कुछ गिफ्ट वहाँ के जो लोग राजा और वो थे उनसे कुछ गिफ्ट लिए जिसकी जानकारी नहीं दी, है ना। एक कंप्लेन गई। और दूसरा एक कंप्लेन ये गई कि कुछ ज़मीनें ऐसी थीं जो बड़ी उपजाऊ थीं और उन ज़मीनों को जो बाकी मनसबदार थे उन्हें देने के बजाय उसका खर्च खुद ले लिया। ये एलिगेशन लिख के गया, लिखित में शिकायत हुई। तो वहाँ पर शाहजहां ने फिर एक फरमान लिखा, मतलब एक शिकायती लेटर लिखा और ये कहा कि एक मुसलमान को ये जेब नहीं देता कि वो दूसरे की ज़मीन पर ले ले। तो इसका जवाबी खत जो औरंगजेब ने लिखा
कि आपने मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया, अगर आप इस मामले को चेक कर लेते तो शायद बेहतर होता। कुछ लोग आपके कान भरते हैं और आप नाराजगी में फटाफट आपने मुझे पत्र लिखा, लेकिन क्या आपने ये देखा कि मेरे यहाँ अपॉइंट होने से पहले ये ज़मीन दूसरे जो बंदे के पास आप जिसका नाम ले रहे हैं उससे ली जा चुकी थी। तो ये एक बाप और बेटे के बीच में जो टसल है वो इंडिकेट करती है। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि औरंगज़ेब को जिस तरह से अभी प्रेजेंट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है औरंगज़ेब को, हमने अभी हाल ही में एक मूवी भी आई, उसमें औरंगज़ेब का दिखाया गया कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया। क्या औरंगज़ेब ने वाकई इसी तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया था? ये सवाल थोड़ा बड़ा है। मैं इसे बड़ा इसलिए कहूँगा कि असल में औरंगज़ेब का किरदार कुछ इस तरह से है कि कभी एक तरफ वो कुछ ऐसी चीज़ें करता नज़र आता है जब लगता है कि ये ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वो कुछ ऐसा करता नज़र आता है जब आप कहते हो कि यार ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बेस्ट है। तो यहाँ ये चीज़ ठीक है, जैसे आपने ये बात कही कि आप ना असल में औरंगज़ेब की जो दुविधा थी मैं उसको पहले सामने रखूँगा। औरंगज़ेब की समस्या ये थी कि उसने पूरे एम्पायर को इस्लाम के मुताबिक चलाने की कोशिश की। ऐसा देश जहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उस टाइम में और भी कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ पर आप किसी एक लकीर या एक चीज़ से सब पर वो चीज़ नहीं लागू कर सकते थे, तो आपको सारे धर्मों के हिसाब से बदलाव करने थे। औरंगज़ेब की जो जिद थी वो ये जिद थी कि अगर इस्लाम में ये लिखा हुआ है या ट्रेडिशन में ये है तो वो सब पर लागू होना चाहिए। यहाँ विरोधाभास है, औरंगज़ेब के इस तरीके में बहुत विरोधाभास है। लेकिन अगर कोई पर्सनली ये कहता है कि औरंगज़ेब सिर्फ किसी कम्युनिटी को सताने के लिए टारगेटेड कोई काम करता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसकी वजह है, इसके फैक्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ छोटे से उदाहरण दूंगा जो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा बेहतर होंगे। औरंगज़ेब जब पावर में आया, पावर में आने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब देश में थोड़ा अकाल की स्थिति पैदा हुई, तो उसने 80 कर माफ किया। आपने जजिया का बड़ा चर्चा सुनी होगी, लेकिन 80 करों की चर्चा कोई नहीं करता। उन 80 करों में क्या था? उन 80 करों में यह था कि अगर कोई सड़क से गुजर रहा है तो उस पर भी टैक्स लगता था। जैसे राहदारी जैसे यहाँ टोल टैक्स होता ना, वैसे लोग जब इस एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते थे तो उन्हें टैक्स देना होता था, वो उसने माफ़ कराया। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जो हिंदुओं के फेवर में था और जो चीज़ उसने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी। पहले अस्थियां बहाने पर टैक्स लगता था, गंगा में अस्थियां बहाने पर टैक्स लगता था, औरंगज़ेब ने वो टैक्स हटाया। गंगा में नहाने पर टैक्स लगता था, ये ऑब्वियसली ये हिंदू कम्युनिटी के लिए था, टैक्स लगता था, वो टैक्स उसने हटाया, ये ऑन रिकॉर्ड है ना। तो मेरा ये कहना है कि जब हम ये कहते हैं तो अगर उसके अंदर ये नजरिया था, ये 2 टैक्स क्यों हटाए गए? दूसरी बात, जितने मेले लगते थे, जितने मेले, उन पर टैक्स लगते थे। जब मेला लगेगा तो उसके साथ टैक्स लेती थी सरकार। उसने वो सारे हिंदू और मुस्लिमों के मेले जो थे उन्हें सारे टैक्स हटा दिए, सारे टैक्स। 80 टैक्स काफी बड़ा नंबर होता है और इससे बड़ा नुकसान हुआ पूरे एम्पायर को, लेकिन उसने हटाए। और उसका एक ही स्टैंड था कि जो चीज पब्लिक को तकलीफ देती है वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन इसके पैरेलल जब उसे लगा कि ये कोई चीज है जो इस्लाम के हिसाब से नहीं है, तो उसने वो स्टैंड लिया जो लगता था कि एंटी हिंदू स्टैंड है। जैसे उदाहरण के लिए एक जैसे फरमान उसका गया, तो फरमान में उसने ये कहा था कि पुराने मंदिर वैसे ही रहेंगे लेकिन नया कोई नहीं बनेगा। आप कह सकते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, हम आज के नजरिए में देख रहे हैं, लेकिन पुराने नजरिए में उसने इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला, इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये कमेंट किया। तो मेरा ये कहना है कि उसका जो जिद थी, उसकी जो जिद थी वो ये कि जो भी कुछ होगा वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा, जो इस्लाम में लिखा गया उस कॉन्सेप्ट। जैसे जजिया है, जजिया एक तरह से एक ऐसा कर है जिसे अब आप किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते ये सही था। भाई हिंदू और मुस्लिम करके आप कोई कर नहीं ले सकते। अकबर एक उदाहरण प्रेसिडेंट सेट करके जा चुका था, उसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये रियलिटी थी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं जो चीज लोगों को नहीं पता, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसकी जो जिद थी ना, हर चीज इस्लाम के हिसाब से करना, ये दिक्कत कर गया। ये सवाल उठे उस पर, वो सिर्फ इसीलिए उठे कि वो हर चीज अकॉर्डिंग टू इस्लाम करना चाहता था। एक ऐसे डोमेन में, जिस डोमेन में सारी कम्युनिटी है, वहां आप एक चीज इस्लाम के हिसाब से करना चाहते हैं, यहां विवाद है। और यही वो चीज है जो कट्टरपंथियों को या कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये एंटी हिंदू था। वो एंटी हिंदू नहीं था,
वो एक प्रो मुस्लिम या प्रो इस्लामिक स्टैंड लिए हुए था। उसकी वजह से कई सारे उसने ऐसे आदेश पास किए जो बड़े मतलब विरोधाभासी थे, जैसे जजिया है। अब मैं इसके उलट एक चीज आपको बताता हूं जो कम लोगों को पता होगा। ज़कात मैंडेटरी कर दी थी, मतलब ज़कात का जो वो था ना पैसा, वो मैंडेटरी किया हुआ था उसने। ज़कात इस्लाम में ज़कात अनिवार्य होता है एक किसी भी मुसलमान के लिए। तो जब वो जजिया की हम बात करते हैं, जजिया का रूल ये था। जजिया क्यों लगाया जाता है? जजिया इसलिए लगाया जाता था, उनका ये कहना था कि अगर आप किसी ऐसे एरिया को जीत लेते हैं जिस एरिया में मुस्लिम नहीं है और आप नॉन मुस्लिम एरिया को जीतते हैं, तो वो लोग अगर आपकी सेना में शामिल नहीं है तो उनको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के नाम पे जो कर लिया जाता था, इसका इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, सुरक्षा के नाम पे जो कर लिया जाता था उसको जजिया कहा जाता था। क्लियर है? अब जितना भी उसकी आर्मी में नॉन मुस्लिम थे, चाहे वो मराठा हो चाहे वो राजपूत हो, उससे जजिया नहीं लिया जाएगा। ये रूल था। मतलब जजिया किस पर लगेगा? जजिया उस पर लगेगा जो नॉन मुस्लिम है और सेना में शामिल नहीं है। तो सुरक्षा का एक नियम मान के जो इस्लाम में कहा गया है कि वो उसके हिसाब से वो लिख दिया गया। टेक्निकली ये वो अपनी जगह करेक्ट था, लेकिन सामाजिक ताने बाने के हिसाब से वो करेक्ट नहीं था। इसके उलट देखिए उसने क्या किया। उसने मुसलमानों से ज़कात लेना शुरू किया और ज़कात में उसने एक नियम बना दिया कि आपको सालाना पैसा देना पड़ेगा। तो मुसलमान के लिए मैंडेटरी था कि आप पैसा जमा करिए। ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, ज़कात एक मैंडेटरी था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको देना होता है। अच्छा, एक तरह से आप आप इस तरह से मान सकते हैं कि आपके पास कुछ अमाउंट है तो आपको समाज सेवा में कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा और इसका थोड़ा सरल कर देता हूं। उसके बेटे की जब सैलरी निकलती थी, बच्चों की सैलरी सबकी जाती थी, तो ना सिर्फ वो अपने हिस्से की सैलरी से ज़कात काटता था, बल्कि अपने बच्चों की सैलरी से भी ज़कात काट लेता था। औरंगजेब सैलरी एग्जिट हुई, मान लीजिए 10 रुपए निकले, तो 2 रुपए उसने ज़कात के पहले काट लिए और वो ज़कात का पैसा समाज सेवा में जाता था। इसे बैतुल मल कहते थे। बैतुल मल में ही ये सारा पैसा आता था और वो सोशल वर्क में लगता था। सोशल वर्क में जैसे जजिया से पैसा आया है, इधर से पैसा आया है, जहां से भी पैसा आया, वो सारा सोशल वर्क में इस्तेमाल होता था। आप समझ रहे हैं ना? तो ये अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो इस जिद में था कि नहीं मुसलमानों से ये वाला टैक्स लेना है, इनसे ये वाला टैक्स लेना है। अब यहां डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आप एक तरफ आपने कुछ अमाउंट लिया, 4 रुपए लिए, कहां 2 रुपए लिए, तो आपने तो इस्लाम के हिसाब से ले लिए, लेकिन वो ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा अजीब लगता था। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं है। तो यहां ऑब्जेक्शन आया। यहां लोगों ने कहा कि औरंगजेब ने ठीक नहीं किया। ये बात सही है, लेकिन आप आज के कॉन्टेक्स्ट में औरंगजेब को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी भूल है। औरंगजेब एक जिद्दी आदमी था जो इस्लामिक रूल के हिसाब से काम करना चाहता था, लेकिन वो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू ऑन पब्लिक नहीं था। वो सिर्फ पॉलिसी लागू कर रहा था। लेकिन जिन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं वो एंटी हिंदू था, ये मेरे ख्याल से इसे कहते हैं एक्सीड करना है, मंदिर तोड़ना। मैं आपको फिर और इसे थोड़ा सरल कर देता हूं। मंदिर तोड़े, ये रिकॉर्ड पे है। मैंने जो आपका आलमगीर नामा पूरा स्टडी किया, आलमगीर नामा पढ़ा, उसके बाद जदुना सरकार का पूरा देखा, उस टाइम के जितने भी हिस्टोरियन थे उनके सारे टैक्स को निकाला, फिर एक लिस्टिंग की पूरी की पूरी। तो ऐसा नहीं है कि उसने मंदिर नहीं तोड़े। जब उसने वहाँ पर हमला किया, क्या नाम है, 1680 में राजपुताने में हमला किया, तो जहाँ उसे मिला उसने कई सारे मंदिर तोड़ने के लिए ऐलान दिया, मतलब ऑर्डर जारी किया। इसमें कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं है। लेकिन युद्ध के अलावा बाकी टाइम पर, यानी जब युद्ध नहीं हो रहा था, बाकी वक्त में उसने जो मंदिर तोड़े वो सेलेक्टेड थे। जैसे मथुरा के मंदिर की बात होती है, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात होती है, इसी से द्वारका मंदिर की बात होती है। तो ऐसे मंदिर, कुछ सेलेक्टेड मंदिरों पर उसने आदेश जारी किए। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये युद्ध नीति का हिस्सा था। इस तरह से समझ लीजिए, जब 1680 में औरंगजेब कार्रवाई कर रहा था राजपुताने में और वो मंदिर तोड़ रहा था, उसके पैरेलल ही राणा राज सिंह मेवाड़ के, जिस पर उसने हमला किया था, राणा राज सिंह के बेटे भीम सिंह ने उसी 1680 में वडनगर गुजरात में घुस के 300 मस्जिद गिरा दी, 300 मस्जिदें गिरा दी और वहां वसूली की 40,000 रुपए की अलग। और उसके एक और मतलब पदाधिकारी ने, जहां उनसे मौलवी और मौलाना नजर आए, उनकी दाढ़ियां काट ली। ये हिस्ट्री में डिस्कशन नहीं हो रहा है। लोग ये समझ नहीं रहे, ये आपस की लड़ाई थी। और लड़ाई, हाँ, ये लड़ाई जो थी एक दूसरे को प्रेशर में लेने के लिए होती थी। प्रेशर में कैसे? जिस चीज पर आपको ज्यादा तकलीफ होती है आप वहीं हमला करते हैं। यही औरंगजेब की नीति थी और यही
राजपूतों की नीति थी कि आप वहां हमला करो, हम भी वहां हमले करेंगे। तो ये पैरेलल जो लड़ाई थी, इसमें 300 मस्जिदों का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपस की लड़ाई थी। अच्छा, आपने एक जिक्र किया था कि औरंगज़ेब ज़िद्दी था, ये तो हमने माना। औरंगज़ेब ने हर वो काम किया जो इस्लाम धर्म के हिसाब से नहीं था, और इस्लाम के जो खिलाफ जा रहा था, औरंगज़ेब ने वो हर काम किया। मगर औरंगज़ेब ने फिर क्यों मंदिरों में दान दिया, क्यों यस, मंदिरों को ज़मीन दी, ऐसा क्यों? हाँ, मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत बड़ी हैरान करने की चीज़ है। इसका भी डाटा मौजूद है, सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस बात के मौजूद हैं कि औरंगज़ेब ने देश के कुछ बड़े मंदिरों को बड़े बड़े दान दिए हैं। उसमें असम के मंदिर भी हैं, उधर आपका इधर एमपी के बड़े मंदिर भी हैं, यूपी के मंदिर भी हैं। तो उनको दान है, ये ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, बाकायदा राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई है एक वक्त, है ना। इस पर आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ कागज़ पुराने निकाले गए, पुराने निकले कागज़। तो कागज़ जब निकाले गए तो उसमें ये मालूम पड़ा कि कई सारे ऐसी पुराने फारसी फरमान थे जो किसी मंदिर के फेवर में दिए गए थे, जो लैंड ग्रांट थी। तो ऐसी कई लैंड ग्रांट का जिक्र हुआ। तो मेरा ये कहना है कि औरंगज़ेब जो इसको दे रहा था, औरंगज़ेब इसको एज ए पॉलिसी लेके चल रहा था कि जब उसे लगता था कि ये क्या नाम है कि ये ठीक नहीं है, तो वो कार्रवाई करता था। और जब उसे लगता था नहीं ये नियम और शासन के हिसाब से है, तो वो लैंड ग्रांट भी देता था। मैं आपको ये और बता दूं कि लैंड ग्रांट काफ़ी दी गई हैं पूरे देश भर में। औरंगज़ेब की ओर से बहुत सारी लैंड ग्रांट दी गई हैं, अलग अलग मंदिरों को दी गई हैं और अलग अलग जगह पर दी गई हैं। तो एक तरफ तो वो लैंड ग्रांट दे रहा है, दूसरी तरफ वो मंदिर तोड़ रहा है। यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज़ उसे ये समझने की कोशिश ना करें कि आप उसे किसी एक खांचे में ना डालें कि आप बुरे हो या आप अच्छे हो। इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि औरंगज़ेब का अपना एक अलग व्यक्तित्व हुआ। वो एक सेपरेट एक एंटिटी, एक सेपरेट पर्सनालिटी है जिसके अंदर कुछ चीज़ों की जिद है, और वो जिद जो है उसे बाद के दिनों में बुरा बना गई। जो आज हम देख रहे हैं उसको हम एक ऐसे किरदार के रूप में देख रहे हैं जिस किरदार से हर इंसान को नफरत है। हर इंसान कहता है कि ये किरदार क्यों है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक बाकायदा एक एजेंडा चलाया गया। एक एजेंडा चलाकर उसके बारे में ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा ख़तरनाक आदमी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप इस कॉन्टेक्स्ट को 400 साल के कॉन्टेक्स्ट पे देखने के बजाय आप आज के कॉन्टेक्स्ट में से देख रहे हैं। आज विवाद है, आज हिंदू मुस्लिम पर इतना डिस्कशन होता है, तो आप सोचते हैं कि औरंगज़ेब भी ऐसा ही था वैसा। इससे थोड़ा दूर होने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप फैक्ट पर रहिए। हमारे पास जो फैक्ट हैं, हमारे पे जो किरदार, जो हमारे पास रिकॉर्ड बताते हैं, हम उन्हीं पर रहेंगे। तो जो रिकॉर्ड मेरे पास हैं वो ये बताते हैं कि गुजरात में औरंगज़ेब के दौर में ही कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। उनकी बाकायदा लिस्ट मौजूद है, मंदिरों के निर्माण हुए हैं, टूटे भी हैं, मंदिर बने भी हैं। पूरे इंडियन मतलब पश्चिम बंगाल की साइड में वो एरिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे मंदिर उस दौर में बने हैं। और ऐसे भी कई मंदिर है जिसे तोड़ने के आदेश दिए औरंगज़ेब ने। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। जहाँ उसको लगता है नहीं मेरे रूल्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, वहाँ वो कार्रवाई कर रहा है। फिर वो ये मंथन नहीं हो रहा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, जिसे कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं कि चीज़ों में लचीलापन रखना। औरंगज़ेब की पर्सनालिटी में लचीलापन जैसा शब्द नहीं था। यही उसके साथ बहुत दिक्कत थी कि अगर उसने कोई चीज़ कह दी तो वो किसी भी कीमत पर होगी, किसी भी कीमत पर होगी। ये एक राजा के लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन प्रजा के हिसाब से ये बेहतर नहीं है। एक बड़े बादशाह के लिए ये बेहतर नहीं है कि वो एक सख्त रवैया अपनाए। तो औरंगज़ेब की पर्सनालिटी में शामिल था। वो एक ऐसी पर्सनालिटी था कि इसके दूसरे करैक्टर कुछ और बताते हैं और ये वाले करैक्टर कुछ और बताते हैं। ये वो इंसान था जिसने एक बार नहीं कई बार माफ़ियाँ मांगी हैं। औरंगज़ेब ने माफ़ी किस बात की? एक बार ये हुआ कि ये अपने किसी सल्तनत के किसी एरिया में जाके रुका हुआ था। उसी एरिया से मतलब जिस हवेली में या बड़े महल टाइप में रह रहा था, उसके ठीक आगे की तरफ बाउंड्री से बाहर पानी की एक पंचक्की चलती थी पुराने ज़माने में। उसको जो इस महल का पानी गिरता था, उस पानी जो जमा था उसी से वो पंचक्की चलाती थी। तो नीचे के जो पहरेदारों थे उनको ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा आप कैसे, और यहाँ ये सब क्यों हो रहा है। ये ऑब्जेक्शन की जो खबर थी ये औरंगज़ेब के पास चली गई। औरंगज़ेब को ये मालूम पड़ा कि एक महिला इस तरह से पंचक्की चलाती थी और उसको रोक के भगा दिया गया और सब ख़त्म कर दिया गया। तो उसने उस महिला को बुलाया, उस सामने आई, तो उससे फिर माफ़ी मांगे और कहा कि ये जिसने भी ये किया मैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये गलत था, सही नहीं था, लेकिन ये हुआ है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसको पैसा दिया, उसके परिवार को पैसा दिया
और उस पर अपने फैमिली में बुला के खाना खिलाया, मतलब जो वो कर सकता था बेस्ट टू बेस्ट, ये साबित करने के लिए कि मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, उसने किया। मतलब एक नहीं, कई सारे इंसिडेंट हैं उसकी लाइफ से जुड़े हुए जो बड़े हैरान करते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, एक बड़ा मतलब रोचक इंसिडेंट भी है और बड़ा हैरान भी करता है कि देखिए लोगों, बादशाहों के नज़रिए किस तरह से अलग अलग होते हैं। हुआ ये कि औरंगज़ेब दक्कन में था, दक्कन में मतलब वहीं सारे सिस्टम को संभाल रहा था, क्योंकि मराठाओं से उसकी लड़ाई चल रही थी लगातार, तो वो दक्कन में मौजूद था और वहाँ से वो सारा सब कुछ कंट्रोल करता था। उसके पास एक कंप्लेन गई। कंप्लेन क्या थी? कंप्लेन ये थी कि एक हिंदू सरदार अपनी नई पत्नी की डोली के साथ आगे जा रहा था, तो वो किसी एक बड़े गेट से निकला, तो जैसे ही उस गेट से निकला तो उसकी डोली खींची। ये जो औरंगज़ेब का रिश्तेदार था, करीबी रिश्तेदार था, उसके यहाँ का कोई लड़का था, उसने डोली खींच ली, तो 2-3 झगड़े में इसकी तरफ से मारे गए, 2-3 झगड़े में उसकी तरफ से मारे गए। ये पूरा वाकया जो है औरंगज़ेब के पास शिकायत की शक्ल में पहुंचा और ये बताया गया कि बताइए ये किस तरह से ये काम हो रहा है, बादशाह की गैर मौजूदगी में उनके रिश्तेदार जो है इस तरह से हिंदू महिलाओं की डोलियां खींचेंगे। औरंगज़ेब ने जब ये पूरा वाकया सुना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि बताइए, लानत है कि मेरे बादशाह होते हुए किसी की डोली खींच ली गई। तो बाद में मालूम पड़ा कि जो उसका वजीर है, सबसे करीबी और बड़ा वजीर है, उसी का रिश्तेदार है, वो सबसे करीबी आदमी है, मतलब उसका बहन का रिश्ता था। तो जब उसने उसको बुलाया कि ये क्या है, तो उसने कहा मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो साथ में वो एक लेटर लिख के लाया था कि इतनी सख्ती ना की जाए, क्योंकि समझ लिया था कि औरंगज़ेब छोड़ेगा नहीं अब। तो उसने एक लेटर में लिखा, लेटर औरंगज़ेब की तरफ से लिखाया जाए कि ये गलती है, आपको कोड़े लगाए जाएंगे और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाना। तो उसने कहा ये लेटर हटाओ। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे एम्पायर में मेरे सामने किसी के साथ अन्याय कर लिया। तो उसने एक लेटर लिखा और उसने कहा कि इस आदमी को तुरंत जेल में बंद किया जाए, और अगर इसकी माँ बीच में आती है तो उसे भी जेल में बंद किया जाए, दोनों को किले में बंद किया जाए। मैं अगर अपने जीवन में जिंदा रहा तो खुद आके इसको मारूंगा, ये अन्याय है। मतलब आप समझ सकते हैं, एक आदमी के बारे में एक डिस्कशन ये भी था कि वो इतना अत्याचार करता है। एक डिस्कशन ये भी है कि वो एक लेडीज़ को बुला के माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता है, गलती हो गई मेरे, जिसने भी आदमी ने ये गलती की है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उसको बुला रहा है, उसके बेटे उसको बुला रहे हैं। एक इंसिडेंट ये भी है कि वो डोला चल रहा है, तो एक हिंदू महिला को जैसे ही इसने खींचा तो औरंगज़ेब ने कहा मैं जिंदा रहा तो तुझे मैं खुद मारूंगा आके, कोई और नहीं मारेगा, मैं ही मारूंगा तेरे को। मतलब इतना ज़्यादा आक्रामक था वो इस मसले को लेकर। न्याय के मामले में बहुत आक्रामक था। वो अपने बच्चों को भी माफ़ नहीं करता था। अच्छा, अगर औरंगज़ेब के हम शासनकाल की बात करें तो जिस तरह से कहा जाता है कि औरंगज़ेब जब निकलता था तब शामियानों से सजे लश्कर हुआ करते थे, बादशाह के साथ नौकर चाकर हुआ करते थे, अफसर हुआ करते थे, तो वो एक देखने लायक दृश्य हुआ करता था। उस समय भारत के हालात कैसे थे? क्या भारत समृद्ध हुआ करता था उस समय? ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो इंडियन आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अगर आप इस पर गौर से देखें तो ये इंडियन आर्मी की जो अवधारणा है वो शाहजहाँ के वक्त से बनना शुरू हुई, क्योंकि शाहजहाँ ही वो पहला बादशाह था जिसने अपनी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर भेजना शुरू की और कार्रवाई करना शुरू की। तो एक तरह से इंडियन आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो उस दौर से बनना शुरू हो गया था, क्योंकि दौर देखिए, भारत की सीमाएं किसी बादशाह से तय नहीं होंगी। भारत की सीमाएं अपनी हैं, ये भारतीयों की है ना, ये किसी बादशाह से तय नहीं हो सकती। उसने जो काम किया, वो एक्टिविटी की और वो चला गया, लेकिन वो बाउंड्री हमारी है और आने वाली पीढ़ियों की है। तो उस टाइम में जो हमले हुए, तो वो क्या होता था, जब कोई आर्मी बढ़ती थी तो वो मुगलों की आर्मी को, जो लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि मुगलों की आर्मी है, मुगलों की आर्मी नहीं, एक्चुअली क्या होती थी, उसके अंदर ईरानी, उसके अंदर तुरानी यानी तुर्की के, ईरान के मतलब ईरान के, पर्शिया के, इसी तरह से मुगल एक सेंट्रल एशिया और इधर के इलाके कुछ मिला के उससे मुगल बनते थे। तो मुगल, और उसके बाद मराठे, उसके बाद आपके राजपूत और नॉन राजपूत मुस्लिम। तो ये सब कंबाइन करते थे, तब एक इंडियन आर्मी बनती थी जिसको हम मुगल आर्मी कहते थे। बाद के दिनों में वो तो सारी इंडियन आर्मी थी, उसमें हर कम्युनिटी का आदमी मौजूद था। देखिए, मैंने ये वॉल्यूम 3 में इसको बड़ा डिटेल में मेंशन किया था। औरंगजेब के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, औरंगजेब के मनसबदार कितने थे? जितने उसके नॉन मुस्लिम मनसबदार थे उतने ही उसके मुस्लिम मनसबदार थे। मनसबदार यानी आर्मी का हेड? हाँ, मिलिट्री जनरल, जिसके अंडर में 5,000 लोग 4,000 लोग रहते थे, इस तरह से उसके मतलब इक्वल मनसबदार थे। तो मराठे तो उसके साथ भी थे, मराठे और राजपूत भी उसके साथ थे,
सबसे बड़ा मिलिट्री जनरल और औरंगजेब के बाद नंबर 2 अगर हम किसी को कहेंगे तो राजा जयसिंह था, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी आपस में अनबन हुई। कह सकते हो आप अनबन हुई, लेकिन यह भी सच है कि सबसे बड़ा मिलिट्री जनरल जो था या सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था औरंगजेब के लिए, वो राजा जयसिंह था। तो पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन जो सिस्टम था वो इस तरह से नहीं चलता था। सिस्टम चलता था मेल मिलाप से या उन सबको अपने साथ रखने से चलता था। देखिए एक नंबर है, मैं मेंशन करता हूं, आपने ये किताब का जिक्र किया तो देखिए जब हम इसका जिक्र करते हैं तो एक जगह ये आता है कि टोटल कितने मनसबदार थे, ये बहस हो रही है। देखिए औरंगजेब की मनसबदारी व्यवस्था, ये देखिए ये मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा सा इस बात पर गौर करें। सबसे पहले मेरा इस बात पर जोर है जब मैं ये बातचीत कर रहा हूं कि प्लीज अफवाहों पर न जाएं, कोई क्या कह रहा है इस पर ध्यान न दें, आप तथ्यों पर ध्यान दें, रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। आपका जदुना सरकार ने क्या कहा है, आलमगीर नामा में क्या कहा गया है, मुत्सईद खान ने क्या कहा है, मैं जो भी कह रहा हूं किताब के हिसाब से कह रहा हूं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है प्लीज रिक्वेस्ट कंसल्ट कीजिए किताबों को। अफवाहें जो फैल रही हैं उससे नाराजगी फैलती है, 2 समुदायों में नाराजगी फैलती है। कुछ लोगों के लिए एजेंडा है, उसको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है, लेकिन समाज में विभेद पैदा होता है। एक आदमी 400 साढ़े 400 साल पहले मर के जा चुका है, उस पर बहस किस बात की। 1658 से लेके 1678 तक एक सेगमेंट है औरंगजेब का, और दूसरा सेगमेंट है 1679 से लेकर 1707, यानी कि आप औरंगजेब के शासन को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टुकड़ा है उसमें मैं आपको यह बता दूं कि कितने कितने मनसबदार कहां थे। कुल जो आपके हिंदू मनसबदार थे टोटल वो आपके 105 थे, 105। और आपके दूसरे हिस्से में यानी 1707 तक जो सेकंड हिस्सा आता है उसमें कुल हिंदू मनसबदार थे वो 182 थे। आपके टोटल मनसबदार जो थे वो 575 थे, और जो ऊपर जो मैंने बताया आपको 1678 तक, उसमें टोटल मनसबदार 486 थे। तो आप कह सकते हैं कि 20 से 25% का हिस्सा नॉन मुस्लिम का रहा है। तो एक औरंगजेब जिसके बारे में इतना आर्गुमेंट चल रहा है, अगर उसे इतनी दिक्कत थी तो ये मनसबदार क्यों थे, मेरा प्रश्न है। आप कोई भी ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करें, इनकी जरूरत क्या थी। इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज अपनी जगह है, आप धर्म की बात करते हैं अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन तो सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। सिस्टम में सबकी जरूरत है, सभी इसके हिस्सेदार हैं, ये रिकॉर्ड है। और मैं ये कहूंगा कि आप सबको सुझाव दूंगा कि आप अतहर अली की किताब है ना, मुगल नोबेलिटी अंडर औरंगजेब, प्लीज उसे पढ़िए और उसके बाद ये देखिए कि कौन कौन से मनसबदार कहां किसके साथ थे। अब यहां लोग जो भी कहें आपको, लेकिन डाटा क्या कहता है उस पर जाने की जरूरत है। आप तथ्यों पर फोकस करिए। अच्छा, तथ्यों की अगर हम बात करें, औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी क्या रिलेशन था, तथ्यों की अगर हम बात करें। देखिए औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी में आप ये कह सकते हैं कि औरंगजेब को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। डोमेन में, पूरे इंडियन डोमेन में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। तो पहली जो बड़ी चुनौती आई औरंगजेब के पास वो शिवाजी की तरफ से आई, और शिवाजी का जो तरीका था, काम करने का तरीका था, वो बड़ा शानदार था, जिसे हम कहते हैं कि छापामार रणनीति। इस तरह का तरीका जो है बाकी कहीं इतना इस्तेमाल नहीं होता था, जो कि शिवाजी की खासियत ये थी कि शिवाजी जब भी हमले करते थे वो इतना आक्रामक और फास्ट होता था कि उसका अंदाजा तक नहीं लगता था। सूरत उन्होंने कई बार लूटा, लेकिन उसकी स्पीड और मतलब प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि उस मुगल आर्मी को मालूम नहीं पड़ता था क्या हुआ, बाद में खबर आती थी। तो अब अगर आप देखिए, उनके लिए आगे बढ़ने का एक तरीका यह था कि उनके पास भी धन हो, तभी तो फौज खड़ी होगी, तभी तो किले बनेंगे। तो उन्होंने सेना जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए कई हमले किए और पैसा जुटाया। लेकिन एज ए पूरे इंडियन एम्पायर का बादशाह होने के नाते औरंगजेब का काम क्या था? औरंगजेब का काम यह था कि सूरत में हमला हो गया, वहां पर टैक्स माफ किया जाए, वहां नई व्यवस्था लगाई जाए। तो औरंगजेब ने वो काम किया। तो दो अलग बेहतरीन मिलिट्री जनरल थे। आप ये समझिए कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। यहां ये बहस कितनी भी हो, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक सम्मान का नाता भी था। एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड है, और मराठी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है। इसी तरह से आलमगीर नामा में कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स के वर्णन हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिस राइवलरी को आप बहुत ही नफरत से देखते हैं, वो एक दूसरे के बीच राइवलरी तो थी, लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी था।
जो आज हम बड़ा अलग तरह से देखते हैं, इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करूंगा मैं कि दरअसल हुआ ये था कि शिवाजी से कहते हैं अनस्टॉपेबल। जिस तरह से वो हमले कर रहे थे, अनस्टॉपेबल मतलब जबरदस्त हमले, जबरदस्त सफलता है। औरंगजेब डेफिनेटली, क्योंकि पूरे एम्पायर को का वो था, बादशाह था, तो उसको तकलीफ होना लाजमी था, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं थी। तो औरंगजेब ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस मामले को कंट्रोल किया जाए। तो राजा जयसिंह को भेजा उन्होंने। राजा जयसिंह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राजा जयसिंह सबसे बड़े विश्वस्त औरंगजेब के जिनके बारे में बाद में आरोप लगाए जाते थे, उनके बीच में अनबन हो गई, उनको वो सम्मान नहीं मिला। मैं इससे हालांकि ये सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनका सम्मान और उनकी इज्जत औरंगजेब का, मैं अभी इंसिडेंट को बताऊंगा तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं हुआ क्या था। दरअसल शिवाजी पर जब राजा जयसिंह को भेजा गया शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, तो राजा जयसिंह, एक वक्त में ऐसी स्थिति हो गई थी कि राजा जयसिंह ने बिल्कुल शिवाजी को मजबूर कर दिया, और शिवाजी को मानना पड़ा, क्योंकि उनका किला था, वो किला में उनके परिवार के लोग मौजूद थे। और इसे पुरंदर की संधि कहते हैं, बाद में ये पुरंदर की संधि हुई। तो उस किले में तो किसी तरह ये शिवाजी ये चाहते थे ये मामला जो है सुलझ जाए और विवाद खत्म हो। तो राजा जयसिंह ने मतलब एक तरह से तकरीबन उनको मजबूर कर दिया, और उनके साथ मतलब दिलेर खान भी था। दिलेर खान बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री जनरल था, और मराठों के विरोध में, मतलब अगेंस्ट में, सबसे सक्सेसफुल मुगल जनरल था, सबसे सक्सेसफुल। लेकिन लीड कौन कर रहा था? राजा जयसिंह। दिलेर खान को वो अधिकार नहीं था। दिलेर खान नंबर 2 थे वहां पे। राजा जयसिंह के हाथ में सारे अधिकार थे। राजा जयसिंह ने फैसला किया, राजा जयसिंह ने एक कम्युनिकेशन औरंगजेब को भेजा कि इस तरह की बातचीत हुई है और शिवाजी बातचीत करना चाहते हैं। तो वहां से उन्हें एक हरी झंडी मिली, उन्होंने बातचीत की, तो शिवाजी आए और राजा जयसिंह से एक जगह मिले, तसल्ली से सारी बातचीत हुई, एक भरोसा बना। उसके बाद एक मुलाकात दिलेर खान से हुई शिवाजी की। तो दिलेर खान ये जानता था कि शिवाजी बहुत ही फास्ट, एक्टिव और कभी भी हमला करने वाले आदमी हैं। तो जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी, उस वक्त दिलेर खान ने अपने हथियार पर हाथ रखा। उनको ये डर था कि किसी भी वक्त शिवाजी हमला कर सकते हैं। तो इस लेवल का शिवाजी का वो एक तरह से से कहते हैं कि एक एलिमेंट था कि हर आदमी सतर्क था, उनका विरोधी भी उनकी इज्जत करता था और अलर्ट रहता था। और यह इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये साबित भी हुआ कि अनप्रिडिक्टेबल। और तो एक इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ दिलेर खान से भी मुलाकात हुई, जयसिंह से भी मुलाकात हुई। तो कुल मिला के कोशिश ये थी कि किसी तरह जो है ये मामला सेटल किया जाए और किले की जो घेराबंदी है वो मुगल सेना लूज करे, छोड़े। तो ये थोड़ा सा बातचीत जब आगे बढ़ी तो ये प्रपोजल गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब से कहा गया कि ये शिवाजी तैयार हैं और वो किले देने को तैयार हैं, चाबियां देने को तैयार हैं, और भविष्य में मुगल आर्मी के से सहयोग को तैयार है। बात बनी। उसके बाद वो यहाँ आए, शिवाजी यहाँ आए। शिवाजी जब यहाँ आए तो किले में जब खड़े हुए आगरा किले में, तो उस सिस्टम, मतलब जब लाइन पंक्तियां बनी, तो जो शिवाजी की नाराजगी थी वो ये थी कि राजा जसवंत सिंह उनकी अगली पंक्ति में खड़े हुए थे, और उनकी शिकायत ये थी कि पूरे टाइम तो इनसे मेरी लड़ाई होती रही, और इनको इतना ऊंचा पद क्यों है, और मुझे जो है मतलब कम मनसब क्यों मिला। मनसब उन्हें भी, मतलब उनको मनसब दिया गया और उनके लड़के को भी मनसब दिया गया। तो यहाँ एक असहमति थी, जब दरबार में आके खड़े हुए तो एक असहमति थी, उनको ये लगा कि ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, ये एक असहमति बनी। लेकिन उस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने पूरी एंटायर हिस्ट्री में औरंगजेब को इतना प्रॉपरली पॉजिटिवली बात करते हुए नहीं सुना। पहली बार उस रिकॉर्ड को मैं पढ़ता हूं तो मैं हैरान था, उसमें शब्द था आओ शिवा आओ, आओ शिवा आओ। मतलब औरंगजेब इतना पॉजिटिवली किसी से, शायद ही मैं पूरी जितना मैं पढ़ पा रहा हूं, मेरे को ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह था कि नाराजगी अपनी जगह, पर एक मिलिट्री जनरल, एक पावरफुल लीडर, उसके तौर पर औरंगजेब को बहुत मानता था शिवाजी को, वरना इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता आओ शिवा आओ। ये रिकॉर्ड पे है, ये दस्तावेज में मौजूद है। आलमगीरनामा देखा जा सकता है, जदुना सरकार की किताब देखी जा सकती है, उनकी किताबें देखी जा सकती है। तो एक पॉजिटिव नोट पे डिस्कशन चल रहा था, लेकिन एक ट्रस्ट खत्म हुआ जब शिवाजी बेहोश हुए वहां पे। तो वो ये भी कहा जाता है कि वो वहाँ खड़े नहीं होना चाहते थे। उनकी नाराजगी ये थी कि एक आदमी को आपने ऐसे कैसे आगे बढ़ा दिया है ना।
तो जैसे तैसे ये मामला सुलटा, लेकिन औरंगजेब को ये बात खराब लगी। उसको डाउट हुआ कि एक पूरे दरबार में शिवाजी फेंट कर गए, मतलब बेहोश हो गए, तो उसको ये बात थोड़ा अजीब लगी। यहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। तो औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने एक डिस्पैच भेजा राजा जयसिंह को और ये पूछा कि आपने क्या वादा किया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ और वादा नहीं था, ये किलों का वादा था और ये मनसब का वादा था। ये सारी बातचीत हुई। औरंगजेब को लेकिन डाउट हो गया। औरंगजेब को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है कि मतलब अब यहाँ भरोसा टूटने की बात थी। तब तक सही था, लेकिन यहाँ अब भरोसा टूट गया। जब भरोसा टूटा तो उन्होंने बाकायदा एक इसे कहते हैं एक घेरा डाल दिया। आगरा में जब वो कैद हुए तो उन्होंने एक घेरा डाल दिया। फौलाद खान को कहा कि ये घेरे में रखें उनको, ये, और इन बिटवीन उनके राजा जयसिंह से डिस्कशन चल रहे थे। लेकिन जो डिस्कशन चल रहे थे उसके प्रिवेंटिव कस्टडी टाइप आप कह सकते हैं कि चले ना जाएं। लेकिन औरंगजेब को यह बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी और शिवाजी चले जाएंगे। अभी डिस्कशन चल ही रहा था राजा जयसिंह से, और इन बिटवीन औरंगजेब और शिवाजी निकल गए। अब इस डिस्प्यूट को आप इस तरह से लें तो औरंगजेब प्रिवेंटिव कस्टडी में ले गया। मतलब वो ये चाहता था कि कुछ मतलब ऐसा ना हो जो मुझे दिक्कत कर जाए। प्रिवेंटिव कस्टडी में था, लेकिन फौलाद खां घेरा डाले हुए थे, लेकिन वो इतना जबरदस्त घेरा नहीं था जैसे आप कह सकते हैं ना कि कोई आ गया और आप 4 घेरों में डाल दिया, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी फूल की डोलियां आ रही हैं, वो बीमार, उन्होंने बताया मैं बीमार हूं, तो फूलों की भरी डोलियां आ रही हैं, सारी एक्टिविटी ना होती। मतलब अगर आप किसी से इतना ज्यादा बड़ा खतरा है तो क्या किसी की एंट्री हो सकती थी? क्या नहीं होती। फौलाद खान ने घेरा लाया हुआ था, लेकिन वो घेरा बहुत आक्रामक घेरा नहीं था, क्योंकि अब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे डिस्कशन चल रहा है राजा जयसिंह के बीच में और औरंगजेब के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि करना क्या है। इन बिटवीन शिवाजी निकल गए। जब शिवाजी निकले तो औरंगजेब ने ये अपनी फेलियर माना, ये माना कि इससे नुकसान हुआ। इसको लेकर अब उनकी नाराजगी जो है, औरंगजेब की नाराजगी बन गई। वो ये कि ये मिसमैनेजमेंट हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं वो घटना इस तरह से हुई है। प्रिवेंटिव कस्टडी है। प्रिवेंटिव का मतलब एक तरह से प्रिवेंटिव में शब्द मैं ये कहूंगा कि आपको एक नजरबंद टाइप कर दिया गया, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसी उम्मीद होती तो ये घेरा 4-5 परतों में होता और कोई भी मिलने नहीं आता। लेकिन ये सवाल उठता है कि वो बीमार होने की जब खबर गई तो कई लोग उनसे मिलने आए, वो डोलियां आई, वो सारी चीजें, वो एक्टिविटी होती नहीं। तो घेरा था लेकिन वो इतना सख्त नहीं था। तो ये घटना हुई। उस घटना के बाद सारी चीजें हमारे सबके सामने हैं। तो शिवाजी ने बाद के दिनों में भी एक्टिविटी की, लेकिन एक वक्त ऐसा रहा कि शिवाजी ने मुगलों के साथ मिलकर काम किया, कुछ छोटे वक्त के लिए, लेकिन काम किया। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आर पार, जैसे क्या काम किया आपने जिक्र किया कि ऐसा है कि जैसे साउथ में और भी राजा थे, उनसे जब लड़ाइयाँ चलती थी तो शिवाजी का सपोर्ट लिया गया। ऐसा नहीं लिया गया, लेकिन वो छोटे वक्त के लिए। लेकिन ये दस्तावेजीकरण है इस बात का। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं वो थे नहीं, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, वो बिल्कुल नहीं थे, ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो थे, लेकिन हाँ कम वक्त के लिए थे। जैसे कुछ आपका जैसे बादशाह के साथ कुछ हो गया, आपने एक समझौता कर लिया तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने रहे, फिर आप चले गए, फिर आप अपने हिसाब से काम करने लगे। ये घटनाएं हुई हैं। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि जिस तरह से कह रहे हैं आर पार, ऐसा नहीं था। औरंगजेब, अब मैं आपको फिर इंसिडेंट बताता हूं। संभाजी पे इतना वो हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि संभाजी के जो बेटे हैं वो औरंगजेब के पास रहे। हाँ, औरंगजेब के पास रहे। क्या वो रिकॉर्ड पर नहीं है? क्या रिकॉर्ड पर है? इसका दस्तावेजीकरण है, बाकायदा उनको मनसब दिया हुआ था। मेरा ये कहना है कि इसको इस तरह से न लिया जाए, इसको दुश्मन की तरह न लिया जाए। 2 इतिहास के किरदार हैं, आपस में लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे का मान सम्मान भी करते हैं। एक वक्त शिवाजी ने ये कहा, किसी ने उनसे कहा था कि दौलताबाद, महाराष्ट्र में दौलताबाद का एरिया था जो एक तरह से उनका मेन सेंटर माना जाता था मुगलों का। तो किसी ने उनसे कहा, ये इंसिडेंट है और ये रिकॉर्ड पर है, मैं भी इसे अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, तथ्यों पर ही है। उस एरिया में, अब क्योंकि महाराष्ट्र के पूरे डोमेन में अब शिवाजी इनविंसिबल आदमी थे, तो किसी ने उनसे कहा कि दौलताबाद पे भी एक बार हो सके तो कोशिश कर लें। तो शिवाजी ने कहा नहीं, ये औरंगजेब के मान है, ये ऐसा नहीं। झगड़े अपनी जगह, विवाद अपनी जगह, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज इसे नफरत की तरह मत देखिए, इतिहास के 2 कैरेक्टर की तरह, 2 किरदारों की तरह देखिए। बस
अगर आप इसे दो किरदारों की तरह, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और उन किरदारों से समझने में भी मजा आएगा। अगर किसी किरदार ने गलती की है तो आज किसकी जिम्मेदारी है? आज इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है। 400 साल पहले क्या हुआ उसके लिए कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं है। 400 साल पहले की घटना है, वहां के हालात हैं, वो तब हुए और चले गए, खत्म हो गए। आज राजनीति के चक्कर में दो कम्युनिटी को बढ़ाया ना जाए। ये दो बेहतरीन किरदार इस नजर से मिलिट्री जनरल के तौर पे, शिवाजी और औरंगजेब को, दोनों को आप मानिए उस दौर के सबसे बेहतरीन मिलिट्री जनरल थे, जिन्हें एक दूसरे को कहते हैं कि किसी भी तरह से जिनको हरा पाना संभव नहीं था। औरंगजेब रेस्पेक्ट करता था शिवाजी की इन टर्म्स कि इन मिलिट्री पावर ये बेहतरीन है। और वहीं शिवाजी मैं आपको ये इंसिडेंट बताया, ये कहा गया और कहने के बाद उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं, दौलताबाद पे हमला नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अच्छा, औरंगजेब का जिक्र किया, औरंगजेब के बारे में आपने बताया कि किस तरह से वो थोड़ा ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व था औरंगजेब का। हर वो चीज़ करना चाहता था जो इस्लाम के फेवर में नहीं है, उसको हटाना चाहता था। तो ऐसे में उस समय पर, क्योंकि भारत में हिंदू आबादी बहुत थी, तो उस समय त्यौहार कैसे मनाए जाते थे? जैसे अभी हाल ही में होली का त्यौहार चल रहा है। ठीक है, आपने अच्छा सवाल उठाया। असल में क्या है कि औरंगजेब इस मामले में थोड़ा सख्त था। जो आज के दौर में अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हमको लगेगा कि ऐसा भी होता था। मैं 3-4 इंसिडेंट कोट करूंगा। जैसे 1665 का उसका एक फरमान है, मतलब एक ऑर्डर जारी है कि होली तो मनाएं लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो एक डिस्टर्बेंस की शक्ल पे कि बाहर सार्वजनिक रूप से होली मनाने से बचें टाइप का एक इंस्ट्रक्शन है उसका। दूसरा एक इंसिडेंट है दशहरे पे, राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, इनको बाकायदा गिफ्ट दिए जाते थे, मतलब सम्मान और बहुत सारी चीज़ें इन्हें दिए जाते थे। और उस टाइम में सरोपा टाइप का शब्द इस्तेमाल होता। सरोपा का मतलब होता सिर से पैर तक का ऊपर का कपड़ा से गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदू राजाओं को दी जाती थी बादशाह की तरफ से दशहरे पे। ये चलन था, औरंगजेब भी इस चलन को फॉलो करता था और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त में दिए जाते थे। और अगर वो यहाँ नहीं है तो वहाँ पहुँचाए जाते थे जहाँ वो हैं। तो एक तो हुआ कि त्योहारों का सम्मान, लेकिन अगर आपने ये कहा कि रूल्स डिसिप्लिन, तो इसको थोड़ा इस तरह से लीजिए। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा चौंकाता है औरंगजेब के बारे में। लोगों ने ये लगा कि नहीं, हिंदुओं के फेस्टिवल पर उसने ये कहा कि नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं मानना चाहिए। दो इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोट करने वाले हैं। ये वही औरंगजेब है जिसने पूरी मज़ारों पर एक आदेश जारी किया कि कोई भी बृहस्पति के दिन लैंप नहीं जलाएगा। ये ठीक नहीं है। अब बताइए, अभी आप इस बात पर बहस कर रहे थे कि देखिए ये होली पर उसने ये कमेंट किया, उसने ये भी कमेंट किया। हमारे पैगंबर साहब के जन्मदिन पर एक इंसिडेंट ये भी था, मतलब ऐसा भी होता था कि कुछ संगीत बजाने का, खुशियों का वो होता था। औरंगजेब का आदेश ये आया कि किसी भी तरह का संगीत नहीं बजाया जाएगा ईद मिलादुल नबी के दिन। इसको आप क्या कहेंगे? अभी तो हम कह रहे थे कि उसने एंटी हिंदू स्टैंड लिए हुआ है। मेरा सब यह कहना है कि इसको इस तरह से ना लिया जाए। उसने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे उसे लगता है कि ये इस्लामिक नहीं थी। जैसे म्यूज़िक इस्लामिक नहीं है, या उसने लगा कि आप ज़्यादा वो करते हो, हनफी मत को मानता था, तो ये जो लैंप जलाई जा रही है ठीक नहीं है। तो बहुत सारी एक्टिविटी उसने की है। तो आप इसे इस कॉन्टेक्स्ट में लें, लेकिन पर्सनली पब्लिक को देखिए, दो अलग विजन है जिसे लोग मिक्स कर रहे हैं। इसको सही करने की ज़रूरत है। औरंगजेब जब पॉलिटिक्स होती थी या सिस्टम का मामला होता था तो रूड और रिजिड बुरी तरह होता था। मतलब उस वक्त वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करता था, पर पब्लिक के लिए पब्लिक सारी एक जैसी। किसी भी पब्लिक के डिस्टर्बेंस को, मैंने आपको बताया कई सारे टैक्स उसने, जैसे बताइए अस्थियां बहाने पे टैक्स लगता था, अब ये दस्तावेज में है, तो वो हटाया उसने। इसी तरह से गंगा में स्नान पर टैक्स लगता था, वो उसने हटाया। मेलों पर टैक्स था, वो उसने हटाया। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं घटनाएं बता रहा हूँ। यानी कि एक घटना वो भी है और एक घटना ये भी है। अच्छा, एक घटना से याद आया, घटना का जिक्र आपने किया, जहरीला पान आपने कुछ लिखा है, ये कौन सी घटना है? ये एक इंटरेस्टिंग घटना घटी है। असल में हुआ ये था, जहाँ आरा की शादी नहीं हुई थी, और जहाँ आरा का बड़ा वकार था, और शाहजहाँ जो है बहुत बहुत मानता था, मतलब अपनी बेटी से, मतलब उसे बेपनाह मोहब्बत थी। और वो मतलब एक तरह से अपनी बच्ची को, जहाँ आरा शाहजहाँ की, हाँ, बेटी, तो उसके लिए, मतलब एक तरह से अगर वो कुछ किसी भी चीज़ के लिए कह दे तो मतलब वो होना था, उसका पद बहुत बड़ा था। तो लेकिन क्योंकि जहांरा की अपनी पर्सनल लाइफ भी थी,
तो एक पर्शियन युवक था, काफ़ी अच्छा बढ़िया पर्सनालिटी का, और उससे एक अफेयर था जहांआरा का। तो जहांआरा का ये अफेयर जो है शाहजहां को मालूम पड़ गया। शाहजहां को ये मालूम पड़ा कि ये फला आदमी है, और ये इवन कुछ मनसबदार ये चाहते थे कि वो शादी कर दे शाहजहां, लेकिन इनके यहाँ एक परंपरा थी जो अकबर से शुरू हुई और आगे भी चली। हम अकबर को कई मामलों में लिबरल मानते हैं, लेकिन बहनों की शादियों के मामले में, बेटियों की शादियों के मामले में मामला कुछ और था। इसी तरह से जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया कि जब इसके बारे में मालूम पड़ा तो उस जनरल को दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला के उसे एक पान दिया खाने के लिए। वो पान उसने खाया और उसके बाद उसे विदा कर दिया। डोली में बैठा और वो जैसे ही अपने रास्ते में चला, उसे जहरीला पान था, वो उसकी मौत हो गई। कुल ये था कि शाहजहां को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी। तो ये जहरीले पान का इंसिडेंट है। कुल मिला के ये कि बादशाह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उसके इर्द गिर्द आए। ऐसे और भी कई इंसिडेंट हुए। एक आदमी जहांआरा के घर में मिला, छुप गया था वो एक नहाने के एक बर्तन में, और शाहजहां को सडनली ये मालूम पड़ गया। शाहजहां सडनली उसके घर में घुसा, और घुसने के बाद उससे मालूम पड़ा कि ये बर्तन के अंदर छुपा हुआ है और पानी में। तो उसने अपने लोगों से कहा कि इस बर्तन में आग लगा दी जाए, पानी में बकायदा आग लगा दी गई, वो जल के मर गया। ये भी इंसिडेंट हुआ है। तो बादशाह नहीं चाहते थे कि कोई उनके करीब आए और ऐसा कोई कंटेंडर, क्योंकि सल्तनत का उन्हें खतरा था कि सल्तनत का कोई कंटेंडर ना बन जाए, क्योंकि आप नाम जुड़ेगा तो आपका भी हक बनेगा, आप हक बनेगा तो हो सकता है आप विद्रोह कर दें। इस मामले में औरंगजेब, बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये है कि औरंगजेब को एक दिन एक फकीर मिला और उससे बोला कि तुम अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं करते हो? ये तो पुराना इंसिडेंट है, हमारे इस्लाम में बड़े से बड़े लोगों ने ये सब किया, आप क्यों नहीं करते हो? औरंगजेब ने अपनी गलती मान ली और उसने अपनी बेटियों की शादियां की। सबने शादियां तो नहीं की, लेकिन 2 या 3 बेटियों ने उसकी शादियां की। मतलब ये चलन को उसने तोड़ दिया, मान लिया उसने कि मेरी गलती है, और उसने अपनी बेटियों की शादियां की। तो ये बड़े अलग अलग इंसिडेंट हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसको नफरत का विषय ना बनाएं। ये इस पढ़ने का विषय है, इससे ज्यादा इसमें तलाशने की कोशिश ना करें। एक 400 साढ़े 400 साल पहले एक शख्स चला गया है, शिवाजी थे, औरंगजेब थे, एक किरदार, एक शख्सियत उस दौर की, उस पर अभी क्यों लड़ना? अब ये बताइए, यहाँ का अभी क्या मुसलमान इसमें क्या रोल अदा करता है, या अभी का हिंदू इसमें क्या रोल अदा करता है? कोई रोल नहीं अदा करता है। ये किरदार थे, आप इनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उन पुरानी चीजों से समझ सकते हैं क्या सही था क्या गलत था। तो इतिहास, हिस्ट्री हमें गाइड करती है, पर हिस्ट्री में घुस के काम नहीं करना चाहिए। तो ये 2 किरदार हैं, किरदारों को अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल न कर लें कि पता पड़ा कि आप एक दूसरे को नफरत से देखने लगे। मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इससे तथ्यों पर जाइए। जितना भी इस समय इंटरनेट पर कंटेंट फैला हुआ है वो भयानक मिसगाइडिंग है, फैक्ट चेक नहीं है। कई ऐसे फरमान निकाल के लाए जा रहे हैं औरंगजेब के, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये फला आदमी ने ये वाली बात कही थी। तो वो कई सारे भ्रामक फरमान है, कई सारे फर्जी फरमान है, घूम रहे हैं इंटरनेट पर, और लोग अपने अपने हिसाब से उसका तर्जुमा करके ले आते हैं। पर मैं इस बीच में ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल नहीं। उसने बहुत कुछ किया है। उसने मंदिर तोड़े, उसने जजिया लगाया, उसने कई ऐसे काम किए जो एक बादशाह को जेब नहीं देते। उसने इस्लाम के हिसाब से चलाने की कोशिश की पूरी सल्तनत को। ठीक, यानी कि औरंगजेब किरदार था जो आज से 400 साल पहले जा चुका है, अब वो केवल इतिहास के पन्नों में है, जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप नाराज नहीं रहेंगे, फिर आप आसानी से चीजों को देख पाएंगे और आप इन्हें किरदारों की तरह देखेंगे, इनको जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाएंगे। ये बहुत गंभीर इसलिए है कि ये इतिहास के किरदार हैं। वो जो इतिहास 2000-2500 साल से चल रहा है वो आगे भी इसी तरह चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन इन सब बहस के बीच में एक चीज बनी रहनी चाहिए, वो है भारत, भारतवाद, राष्ट्रवाद नहीं, भारतवाद। अगर भारतवादी हैं तो आप पूरी संस्कृति को एक साथ लेके चलेंगे, सब भाइयों को साथ साथ लेके चलेंगे, लड़ेंगे नहीं। अफसर जी बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।